देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने मोल वाले कॉन्सेप्ट को देखा था और आपको याद होगा मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करा दिए थे उस पर बेस्ड, है ना। कुछ न्यूमेरिकल आपने मुझे बताए भी थे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, आपकी जिम्मेदारी, आप अच्छे से समझते हो कि आपको उनके आंसर्स बताने हैं बस, खाली और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैंने वेनेडियम ऑक्साइड वीओ ले रखा है, उसे Fe2O3 के साथ में रिएक्ट करा है। मैं आपसे कहता कि भाई यहाँ से मेरे पास में FeO बन रहा है प्लस साथ में V2O5 फॉर्म हो रहा है। तो मेरा आपसे कहना बस इतना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 2 मोल VO का ले रखा और 1 मोल Fe2O3 का ले रखा है। अच्छा, स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा है? एक सेकंड, आएगा आएगा, परेशान क्यों होते हो? स्क्रीन तो शेयर है। आप देखो स्क्रीन पर कुछ आ रहा है भाई? आ गया? ओके, क्वेश्चन दिख रहा है अब? तो मैंने वीओ ले रखा है, वेनेडियम ऑक्साइड वीओ लिया हुआ है, उससे हमने Fe2O3 के साथ में रिएक्ट कराया, यहाँ से FeO बना प्लस V2O5 बना। मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने जो है वो वीओ का 2 मोल ले रखा है और जो हमारे पास में Fe2O3 है उसका मैंने 1 मोल ले रखा है। तो मुझे बस इतना बता दो आप लोग, जो FeO है इसका कितना मोल बनेगा, ये मुझे आपसे जानना है। आप समझ रहे हो, हम लोगों को पूरा लॉकडाउन इसी में निकल गया है कि आ गया कि नहीं आ गया, बस इसी में पूरा जिंदगी, आप लोग जिंदगी नहीं कह सकते हो, लॉकडाउन निकला है। चलो फटाफट से सॉल्व करो। अच्छा, आप देखोगे क्वेश्चन मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो आप जानते हो फिर बैलेंसिंग की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे बैलेंस करेंगे और वो बखूबी आप कर सकते हो। जैसे एक आंसर मेरे पास में 2 मोल आया हुआ है ना, चेक कर लेते हैं। टू, ठीक है, देखते हैं। हाँ भाई, बाकी और लोग भी आंसर दो जल्दी से। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। आप जानते हो जब तक रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस किया जाए फिर। बोलो भाई, बड़े कम लोगों के आंसर आए, और लोग बताओ भाई जल्दी से। अच्छा, इस मंडे आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है ना, ये बात आपको मालूम है। वैसे मैंने बता दी कि इस मंडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा। टाइमिंग एक बार मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, टाइमिंग क्या है, ठीक है ना। टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग होगी, सुबह 10 से 1 के बीच में रहेगा टेस्ट टाइमिंग। बाकी मेरा जो सिलेबस है वो जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर से, ज़्यादा लेक्चर हुए ही नहीं, अभी 5-6 लेक्चर हुए हैं, और मान लो अभी हमारे पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन और है। तो मैं इन लेक्चर्स में जो भी आपको पढ़ा दूंगा वो आपका मंडे के सिलेबस में रहेगा, मतलब संडे तक मैंने आपको जो पढ़ा रखा है वो रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला टारगेट है हमारा, रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, ठीक है ना, बिना उसके बात बननी नहीं है। हम ये देख रहे हैं राइट में 2 वैनेडियम है, चलो ठीक है, लेफ्ट में 2 वैनेडियम लगा देते हैं। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। आप देखो शायद ये बैलेंस हो गया भाई, आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन गिन लेंगे, राइट में कितने 11 है और लेफ्ट में आप गिनोगे 11, ये बैलेंस्ड हो गया। मुझे मालूम है भाई जो भी क्वेश्चन में मुझे दिया गया ये तो गिवन मोल को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला कर्तव्य आपको याद है अपना, भाई सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका जानते हैं कि भाई मेरे पास में गिवन मोल 2 और उसका बैलेंसिंग मोल स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2 है, तो 1 आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा। नो डाउट मुझे मालूम है कि भाई अगर मुझसे कहा जाए कि कौन लिमिटिंग है तो मैं आराम से बता दूंगा कि भाई Fe2O3 लिमिटिंग है, और मुझे ये भी पता है कि एक्सिस में कौन है, तो मैंने कहा VO एक्सिस में। अब मैं Fe2O3 और FeO के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई मोल ऑफ Fe2O3 reacted upon its balancing mole, this is equal to mole of FeO formed upon its balancing mole।
Fe2O3 का हमने कितना मोल ले रखा है भाई, 1 ले रखा है। मोल ऑफ FeO जो भी बनेगा अपॉन 6, मैंने कहा अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मोल ऑफ FeO कितना आ जाएगा मेरे पास में भाई, 6/3। मतलब आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में कितना होगा, ठीक है ना। तो यही मैंने आपसे पूछा था और आपने बता दिया। नहीं, BTS में बॉटनी नहीं आएगी क्योंकि बॉटनी क्लास हो नहीं पाई है, तो इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी रहेगी, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी क्लास अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही, आपको मालूम होगा सर की वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए सर यहाँ अलीगढ़ में नहीं इस टाइम पे, इस वजह से थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम सामने आई। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फाइंड मोल ऑफ कैल्शियम phosphate formed when 2 mole of calcium oxide reacts with 2 mole of P4O10। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, आप समझ गए तो फटाफट से आंसर बता दो मुझे आप कि भाई आंसर क्या होगा हमारे लिए। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, वो तो आप काम कर ही लोगे ना, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देता हूँ, है ना। मैंने कहा मैं अगर इस केस में रिएक्शन नोट करूंगा तो मैं ये बात जानता हूँ भाई, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, उसे P4O10 के साथ में रिएक्ट करा है, ठीक है, 2/3 मोल, एक आंसर ये आया हुआ है। अगर मैं यहाँ से कैल्शियम फॉस्फेट बनाऊंगा तो Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये बन गया। अब आपका टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि भाई जो भी, ठीक, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए। चलो बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। राइट में 3 कैल्शियम है, वो हम, ठीक है, लेफ्ट में 4 फॉस्फोरस है, राइट में 4 फॉस्फोरस लगा दें। राइट में 6 कैल्शियम हो गया, लेफ्ट में 6 कैल्शियम लगा दिया, शायद रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, आप चाहो तो चेक कर लो, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो अब आप जानते हो कि भाई हमारे पास में जो गिवन मोल वाली कंडीशन है वो क्या है। मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का भी 2 मोल दिया है क्वेश्चन में, और P4O10 का भी 2 दिया, और इसका पूछा है 2/3, ठीक है भाई। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो यह जाए गिवन मोल अपॉन बैलेंसिंग मोल 2/6 या 1/3 आप कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हो भाई गिवन मोल अपॉन बैलेंसिंग मोल, तो इसका गिवन मोल आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास में 2 और बैलेंसिंग मोल जो है हमारे लिए 1। तो आप ये कह सकते हो भाई मेरे पास में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो मुझे पता चल गया कैल्शियम ऑक्साइड है। अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ भाई एक्सेस में जो हो जाएगा वो P4O10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब अगर ऐसा है तो लिमिटिंग से हम कैलकुलेट कर देंगे, तो मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल। कैल्शियम ऑक्साइड का मोल हमने कितना ले रखा है, 2 ले रखा है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो भाई 2/6 इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल जो कि 2 है। हम उसे अगर सॉल्व कर देंगे तो अब नो डाउट सभी लोग ये बात कह पाएंगे कि उसका जो मोल बनेगा वो कितना होगा, मेरे लिए 2/3 आ जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात से। अगला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन ये है कि 0.8 मोल ऑफ जिंक reacts with 0.6 mole of HCl, then find
मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। तो फटाफट से मुझे आप आंसर बता दो कि भाई हमारे लिए आंसर क्या रहेगा। पॉइंट 3, एक आंसर पॉइंट 3 आया हुआ है भाई मेरे पास में। पॉइंट 3, ठीक है, सभी लोगों का आंसर जिनका भी आ रहा है पॉइंट 3 आ रहा है। बिल्कुल, देखो हम रिएक्शन नोट कर सकते हैं। हमें मालूम है, उसने कहा कि भाई जिंक को आप HCl के साथ रिएक्ट करा दो। हम सभी जानते हैं कि भाई ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। सबसे पहले से बैलेंस कर दें, ये बैलेंस्ड हो गया। मुझे जिंक का 0.8 मोल गिवन है और HCl का 0.6 मोल। सबसे पहले काम है भाई हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का, तो ये तो आ जाएगा 0.8/1 और ये आ जाएगा 0.6/2। नो डाउट आप भी जानते हैं कि भाई यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो HCl है और जो एक्सिस में प्रेजेंट होने वाली स्पीसीज है वो मेरे पास में जिंक है। अगर ऐसा है तो हम HCl को लेके सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में मोल ऑफ HCl रिएक्टेड अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अपॉन 1। मैंने इसका 0.6 मोल ले रखा था, तो मैं बिल्कुल ये बात यहाँ से आराम से कह पाऊंगा कि भाई जो भी मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड है वो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ये काम पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस produced when 2 mole of aluminium reacts with aqueous NaOH। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे हो। मैंने एल्यूमिनियम को एक्वस NaOH के साथ में रिएक्ट करा है, तो मैंने कहा वहां से जो भी हाइड्रोजन गैस बनेगा मुझे उसका अमाउंट जानना है कि भाई हाइड्रोजन गैस का अमाउंट कितना बनेगा। जैसे एक आंसर मेरे पास में आया हुआ है भाई कि 3 मोल। ठीक है, हाँ भाई, क्या सभी को लगता है कि आंसर 3 मोल होगा? फटाफट से बाकी लोग भी बताएं। बोलो भाई। रिएक्शन मैं लिख दूं, मैंने एल्यूमिनियम लिया है और मैं उसे एक्वस NaOH के साथ में रिएक्ट करा रहा हूं। यहां से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये रिएक्शन है। अगला आप जानते हो भाई मुझे इसे बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंसिंग के मैं बात आगे बढ़ा ही नहीं सकता हूँ। मैंने ठीक है, अब रिएक्शन को चलो बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट में 3 हाइड्रोजन है, राइट में 3 होना चाहिए, मैंने 3/2 लिख दिया। बाकी आप देखोगे सब कुछ बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो नो डाउट यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो कोई और कहानी है ही नहीं। हमें मालूम है हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे, जब अकेला एल्यूमिनियम है बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बाकी एक्सेस में होंगे तो डायरेक्ट हम इस बार नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कि मैंने कहा जो भी मोल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल।
एल्यूमिनियम का मोल मैंने 2 ले रखा है, तो दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3/2। इतना तो आप भी जानते हैं भाई, सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है हमने। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/2। तो आप ये कह सकते हो भाई उसका मोल कितना होगा, 3। नहीं बेटा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कई जगह पे NaAlOH बनता है, कई जगह पे सिंपल NaAlO2 बनता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस बुक्स में जहां भी दिया हुआ है, जिन भी किताबों में एक आध जगह है इस टाइप का क्वेश्चन, तो सारी किताबों में जो दिया हुआ है NaAlO2 बना के ही इनका आंसर है सबके, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, सब कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, एक दो बुक्स में दे भी रखा है। हाँ, H2O कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी उसके बिना। समस्या ये आएगी कि हम उसके बिना रिएक्शन की बैलेंसिंग ही गलत कर देंगे, इसीलिए। अरे बेटा, मेटा एल्यूमिनेट ही बनेगा। हाँ, मेटा एल्यूमिनेट ही तो है, NaAlO2 इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ठीक है ना। ये बनेगा और इसके हिसाब से आंसर मिलेगा। मैंने कहा ना कि एक मात्र प्रोडक्ट नहीं होता है, अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन इस न्यूमेरिकल का जो आंसर होता है, या जो भी मैंने कहा रिएक्शन होती है, वो यही रिएक्शन है जो मैंने आपको लिख के दी हुई है। आप जब भी किसी भी बुक में या कहीं भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे, तो इसी रिएक्शन से सॉल्व होगा। अदरवाइज जब एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में कई अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं इसके, ठीक है ना। ये कहानी है। बाकी आप में से अगर किसी ने सिंगेज की किताब पढ़ी होगी, तो उसमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सिंगेज की किताब में क्वेश्चन दे भी रखा है आपको। या इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहाँ दिया है, शायद NCERT के जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उनमें शायद है, शायद कह रहा हूँ, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये शायद है वहां पे क्वेश्चन टाइप का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ, नॉर्मली नहीं लिखते हैं, ये बात मैंने ठीक है मान ली कि नॉर्मली H2O नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब ऐसी बात आती है तो ऐसे रिएक्शन को बिना उसके बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए H2O आपको लिखना ही लिखना है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। NCERT मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़नी है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको NCERT में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात आती है तो NCERT पढ़ लेना है। फिजिकल में आप जैसे पढ़ते रहे हो, सिंपल पढ़ते रहो, उसके लिए आपको NCERT को फॉलो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसे गंदा मत करो, बेकार में उसे लाल नीला पीला आप कलर करते रहते हो। तो फिजिकल में एटलीस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का आप खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। बैक एक्सरसाइज भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है, बस इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जो बीच बीच में दे रखे हैं, वो जनरली पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। लास्ट वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कोई खास है नहीं उसके। नहीं देखो, वो तो आपका मन है, मतलब मैं तो मतलब आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा तो पर्सनल राय ये है, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आप मार्केट से कोई भी किताब ले लें जो आपको अच्छी लगती हो। वैसे देखो, आपको अंदाजा है इस बात का कि आपको बुक की रिक्वायरमेंट जनरली होती नहीं है। अगर आप जो है, हम जितना आपको कराते हैं, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ऐसा किसी एडिशनल बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब सही से देखो, तो भाई कुछ क्वेश्चन हम कॉपी में आपको करा देते हैं, उसके अलावा उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हम आपको DPP की फॉर्म में करा देते हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम आपको BTS की फॉर्म में करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने जो है आपको पैकेज की फॉर्म में दे रखे हैं। इसके अलावा जब हम आपको रिवीजन कराएंगे तो रिवीजन की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। इसके अलावा फिर हम पार्ट टेस्ट कराते हैं, तो पार्ट टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं। उसके अलावा जब हम आपको फुल टेस्ट कराएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको फुल टेस्ट में करा देंगे। तो आप ये मान के चलो कि मतलब कहीं भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है कि आप दूसरी बुक्स खरीदें, उनसे क्वेश्चंस लगाएं। देखो, आप जितना ज्यादा डेबिटेड फॉर्म में हो गए, आप अपना नुकसान उतना ज्यादा करते हैं, ये दिक्कत होती है सबसे बड़ी। इसीलिए अगर आप मतलब, ठीक है ना, चाहें तो सिंपल कोई एक चीज ले, कोई भी ले, आपका मन है,
आप कोई भी एक बुक कंसिडर कर लें, आपको एमटीजी फिंगर टिप्स लेनी है, आप एमटीजी फिंगर टिप्स लगाएं, किसी को मान लो सिंगेज लेनी है, कोई सिंगेज लगाए, किसी को सिर्फ पैकेज लगाना है वो सिर्फ पैकेज लगाए। आप कोई भी एक बुक अपने लिए प्रेफर करें, कोई भी एक मॉड्यूल अपने लिए प्रेफर करें और सिर्फ उसी पर वर्क करें, वो आपके लिए सफिशियंट होता है। 1000 क्वेश्चंस कभी लगाना जरूरी नहीं होता है ना, लेकिन आप अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, चाहे 10 ही लगाओ, वो आपके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो मेरा पर्सनल राय है, बाकी आप कोई भी किताब लो मार्केट की, मुझे कोई एतराज नहीं होता है, ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है, वो दुकान जो मतलब किताबें बेच रहे हैं उनके भी तो पेट भरने चाहिए, तो आप कोई भी किताब मार्केट से खरीद लो, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि बुक्स में कारण पैसे बर्बाद ना करके आप जो है वो सिंपल इन चीजों को फॉलो करें, कोई भी एक चीज लें और उसे फॉलो करें। और देखो ज्यादा नहीं, आपको मतलब ये ना, आप जाहिर सी बात हो तो सब बच्चे ही, आप लोगों को मतलब जो है गलती जो करते हैं ना, वो क्या करते हो कि आप डेबिटेड बहुत रहते हो कि ये पढ़ना है, वो भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देख लिया, किसी दोस्त के हाथ में कोई नई किताब देखी तो उसके लिए भी मन ललचा गया हमारा कि ये भी हम खरीद लेते हैं, ये भी हम लगा लेंगे, जबकि ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता बिल्कुल भी। आप सिंपल अगर मान लो सिर्फ कोचिंग का पैकेज लगा लेते हैं, उसके जो भी मतलब प्रोग्राम्स रन होते हैं, आप उनको अगर प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो वही आपके लिए काफी होता है, ठीक है ना। तो अब आप आगे डिसाइड कर लो, मार्केट में किताबें जो आती हैं उन सबके नाम आपको मालूम है, मार्केट की कोई किताब ऐसी नहीं जिसका नाम आप नहीं जानते हो, तो आप बैठ के आराम से डिसाइड कर लो प्रीवियस ईयर के पेपर देख के कि क्या वो किताबें की रिक्वायरमेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है। उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं, सिर्फ आप अगर चाहो तो कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप कोचिंग का जो प्रोग्राम है ना, आप उससे ईमानदारी से सारे प्रोग्राम को फॉलो कर लो, जितने भी टेस्ट हम कराते हैं उन्हें आप ईमानदारी से देते रहो, वो आपके लिए काफी होगा, उससे बढ़िया किताब को कुछ नहीं हो सकता है। वो सबसे आसान काम यही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम डेविएट हो जाते हैं, हम मतलब दूसरे कामों में बहुत लग जाते हैं और जो मेन फोकस है वहां से हट जाते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बाद में क्रिएट होती है। ठीक है, तो मेरा तो ये है कि आप प्रॉपर कोचिंग प्रोग्राम को फॉलो करो बस, खाली उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लिखे आप, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड when 1 mole of zinc reacts with excess HCl and excess H2SO4। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, जहां तक है कि एक बार हमने जिंक को HCl के साथ में रिएक्ट करा है, वहां से हाइड्रोजन गैस मिला, एक बार हमने जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है, वहां से हाइड्रोजन गैस मिला। तो जो भी हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है, आप उनके सिंपल मोल का रेशियो मुझे बता दो कि उनके मोल का रेशियो क्या हो। एक आंसर आया मेरे पास में 1:1 का, देख लो भाई, आप बाकी लोग भी देख लो जो आपको सही लगे। हाँ भाई, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के आंसर जो है 1:1 आ रहे हैं, एक आंसर 2:1 भी आया। देख लेते हैं, सबसे पहले रिएक्शन नोट कर लिया जाए। मैं अगर जिंक को HCl के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, तो अभी हमने रिएक्शन लिखा था भाई ZnCl2 बनेगा प्लस साथ में H2 बनेगा। एक बार मैंने जिंक को H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा प्लस साथ में H2 बनेगा। चलो आप देख लो ये बैलेंस्ड फॉर्म में, तो ये बात आप सभी समझते हैं भाई, 1 मोल जिंक के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, और यहाँ भी वही कहानी है भाई, 1 मोल जिंक के करस्पॉन्डिंग 1 मोल हाइड्रोजन मिले, तो दोनों ही केसेस में 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। क्यों भाई, देख लो, आप खुद देख लो इस बात को कि दोनों ही केसेस में 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। और अगर ऐसा है तो उसने तो बस यही कहा था ना, हाइड्रोजन के मोल का रेशियो बता दो, तो हमने कह दिया भाई उसका रेशियो क्या होगा, 1:1। तो ये बात समझ पाया भाई।
जिन लोगों के आंसर 2:1 या 1:2 की फॉर्म में आ रहे थे, क्या वो इस बात को समझ पाए कि भाई मतलब इसमें आंसर 1:1 क्यों आ रहा है? चलिए ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लिखिए, आसान सा क्वेश्चन है आपकी जिंदगी का। फाइंड मोल ऑफ रेजिड्यू left on heating 1 mole of सिल्वर कार्बोनेट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में सिंपल ये रिएक्शन था, आपने ये HCl वाला रिएक्शन लिख दिया, ये इसका रिएक्शन लिख दिया। आप इस रिएक्शन से बिल्कुल कह सकते हैं भाई 1 मोल जिंक से 1 मोल हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो भाई आपने तो 1 मोल जिंक लिया था, तो पहले वाले केस में 1 मोल हाइड्रोजन मिल गया, और दूसरे वाले केस में भी आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिल गया। तो उसने कहा कि दोनों का मोल का रेशियो तो बताना था, तो मैंने कहा मोल का रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हैं कि हमने सिल्वर कार्बोनेट लिया, उसकी हीटिंग करा दी है। तो अगर मैं 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट को हीट करा दूं तो कितना मोल रेजिड्यू बचेगा, कितना सॉलिड का मोल बचेगा, वो आपको मुझे पहचान के बताना है। ठीक है, 2 मोल सिल्वर का बचेगा। देखो आप सभी जानते हैं, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ये बात ना जानता हो कि सिल्वर कार्बोनेट जो है Ag2CO3 है। इसे जब हम हीट कराते हैं तो यहाँ से सिल्वर मिलता है, CO2 मिलता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। भाई ये दोनों तो गैसियस फॉर्म में तो आप कह सकते हैं उड़ जाएंगे, तो हमारे पास जो रेजिड्यू होगा वो सिंपल सिल्वर बचेगा और कोई तो नहीं होगा। अब मैंने कहा अगर ये कंडीशन है मेरे पास में तो मैं इसे बैलेंस कर लूं पहले। चलो 2 सिल्वर है, 2 कर दिए, 1 कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने 3 ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। आप सभी भली भांति ये बात जानते हो कि 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट से Ag कितना बनता है, 2 मोल बनता है, और क्वेश्चन में उसने कहा कि 1 मोल ले रखा है, तो आप डायरेक्टली कह दोगे भाई वहां से जो भी हमारे पास में रेजिड्यू बचेगा वो सिल्वर ही तो है, और उसका मोल कितना बचेगा, 2 मोल। ठीक है, जैसे अभी आप देखो मैं सिंपल मोल में कैलकुलेशन करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन बाद में वेट में बन जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस एक ही जैसे रहते हैं, बदलते नहीं है। बस ये कि अभी मैं जैसे मोल में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मोल में पूछ ले रहा हूँ, बाद में वेट में इन्फॉर्मेशन दे के वेट में पूछ ली जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। ऑन combustion of 1 mole of a hydrocarbon CN H3NOM we get CO2 and H2O, then find mole of CO2 and H2O formed। ठीक, क्वेश्चन आप समझ रहे हो मेरा क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपसे कहा कि भाई हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है ना। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, CnH3nOm। मैंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लिख दिया, और मैंने कहा कि भाई हमारे पास में ये जो भी फॉर्मूला है इसे हमने ऑक्सीजन के साथ में रेड करा है। भाई कंबशन में ऑक्सीजन के साथ ही रेड कराते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट के तौर पर मुझे CO2 मिला, प्लस प्रोडक्ट के तौर पे H2O मिला। तो मुझे बस आपसे ये जानना है कि अगर मैंने इसके 1 मोल का कंबशन कराया होता तो यहाँ से कितना मोल CO2 बनता और कितना मोल H2O बनता।
या आप मुझे बता दो भाई। जैसे एक आंसर आया मेरे पास में n मोल CO2 एंड 3/2 n मोल H2। भाई सारा खेल जो है वो बैलेंसिंग का है। अगर हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आराम से। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करने की है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। इवन मैं तो ये चाहूंगा कि आप जो है वो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग भी पूरी कर लो, n और 3n/2। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे जैसा भी होगा। हाँ भाई ठीक है, चेक कर लें। आप लोग कंज्यूम भी बता रहे हो मुझे और फॉर्म भी बता रहे हो। देखो मैंने आपसे कहा कि सिंपल मेरा जो पूरा पहला काम है वो ये है कि मैं किसी भी तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करूं। भाई कोई दूसरा तरीका तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा मैं अगर रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो बहुत सिंपल है मेरे लिए बैलेंस करना भी। मैं देखूंगा लेफ्ट में n कार्बन है, इसका वाला सिंपल सी बात है भाई, राइट में भी n कार्बन होना चाहिए। तो मैंने चलो n लगा दिया। मैंने देखा लेफ्ट में 3n हाइड्रोजन है, तो राइट में भी मेरे पास 3n हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या 3n/2 लगा दिया। भाई एटलीस्ट आप यहाँ तक सेटिस्फाइड हो आप लोग इस बात से। हालांकि मुझे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ कि भाई हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में मुझे रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो मैंने कहा एटलीस्ट उसके लिए काम पूरा करके रख लेते हैं। तो पहले राइट में ऑक्सीजन गिनते हैं हम कितने हमारे पास में। तो मैंने कहा अगर हम राइट में ऑक्सीजन गिनेंगे तो 2n ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और 3n/2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो एक काम करता हूँ, मैं राइट में जितने भी ऑक्सीजन उन्हें ऐड कर देता हूँ। तो 2n एक था मेरे पास में और 3n/2 एक था। ठीक है ना, आपका मन है आप बेशक चाहो तो उसे एलसीएम लेके ऐड करके लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखोगे लेफ्ट में ये m ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैं m को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ और पूरे को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, वो O2 की फॉर्म में। अगर आप चाहो तो इसको मतलब चाहो तो आप चेक कर लो, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो जितना लेफ्ट में ऑक्सीजन उतना ही राइट में। तो मतलब मेरी पर्सनल राय आपसे है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग ही सबसे टफ है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए काम करो राइट में जितना ऑक्सीजन है वो लिख लो। लेफ्ट में अगर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो ये एक्स्ट्रा ही है मेरे लिए एक तरीके से, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने m को सब्ट्रैक्ट कर दिया और जाहिर सी बात है O2 की फॉर्म में था, इसलिए मैंने क्या किया उसे 2 से डिवाइड कर दिया। ये बैलेंसिंग हो गई। अब आप बिल्कुल कह सकते हो कि जब इस कंपाउंड का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब ऑक्सीजन का 2n + 3n/2 -m होल डिवाइडेड बाई 2 इतना मोल रिएक्ट करेगा। यहाँ से n मोल CO2 का बनेगा और 3n/2 मोल जो होगा वो क्या होगा H2O का बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन में कहा था कि भाई 1 मोल से बताओ कितना मोल CO2 का बनेगा, तो हमने कह दिया भाई n मोल बन जाएगा। उसने कहा कि भाई कितना मोल H2O का बनेगा, तो हमने कह दिया भाई 3n/2 बन जाएगा। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो मैंने ऐसे पूछी नहीं थी आपसे, लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कह देता कि भाई ऑक्सीजन कितना होगा, तो ये हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो बैलेंसिंग है, दो तरीके आपके पास में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के।
या तो आप अपने से ट्राई कर लो भाई, ठीक है ना, आपने जो तरीका यूज किया आप उनसे ट्राई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपने से आप ट्राई नहीं करना चाहते तो मेरी बात मान लो। मेरी बात सिंपल ये है कि जब ऐसे केस मिले जो बहुत टफ सी बैलेंसिंग हो और ऑक्सीजन की आपसे ना हो रही हो, तो राइट में जितना ऑक्सीजन है पहले उन्हें ऐड करो। तो राइट में जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 2n यहाँ से मिलेगा और 3n/2 यहाँ से मिलेगा, तो ये ऑक्सीजन राइट वाला ऐड कर लिया। लेफ्ट में अगर कोई ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है इस कंपाउंड में तो सब्ट्रैक्ट करो। m ऑक्सीजन इसके पास में, इसलिए मैंने m को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वो O2 की फॉर्म में, इसलिए मैंने क्या उसे 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपको पता चल जाएगा। अब अगर मान लो ऑक्सीजन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछता तो नो डाउट मैं आराम से बता पाता। क्या ये काम कर लोगे? क्यों भाई, आप पे भरोसा कर लूं मैं इस बात में कि नहीं? चलो आप कुछ मत करो, बस इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करके देख लो। अगर मान लो आपने इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कर ली तो आप बाकी की भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बैलेंसिंग कर लो। क्या बैलेंसिंग कर ली सबने? तो मुझे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बता दो बस, खाली आपने क्या की है। बाकी CO2 और H2O की तो बहुत आसान सी है ही। मुझे बस खाली ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बता दो आपने क्या की है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जो आपने की है वो 2x प्लस बाई 2 माइनस Z/2, ठीक है। बिल्कुल, मैं सहमति रखता हूँ आपकी इन बातों से। देखो मैंने कहा अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूं तो मुझे मालूम है लेफ्ट में x कार्बन है, राइट में x होना चाहिए, इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट में बाई हाइड्रोजन है, राइट में बाई होना चाहिए, इसलिए बाई/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा आपसे कहना क्या था? मेरा कहना था कि राइट का जितना भी ऑक्सीजन उसे ऐड कर लो। तो राइट में 2x तो आपको CO2 से मिलेगा और बाई/2 H2O से मिलेगा। लेफ्ट में जो एडिशनल है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, Z एडिशनल है सब्ट्रैक्ट कर दिया, और पूरे को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ, वो आपका मानना है भाई कि आप उसे फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो उसके लिए मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। वैसे भी नहीं, आप घर पे हो जाए, ऐसी बात है ना। तो आप अपने श्रद्धा के हिसाब से जो करना चाहो करो, लेकिन हम यहाँ तक ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए, तो हमने देखो पहला रिलेशनशिप पढ़ लिया कि मोल मोल रिलेशनशिप हमने जान लिया। क्या मैं मोल ही दिया गया और मान लो मोल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन कराएगी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए अगला रिलेशनशिप हम नोट करते हैं, मास मास रिलेशनशिप। देखो ये मास मास रिलेशनशिप क्या है आप समझ रहे हो। इस बार क्या होगा, हमें मास ही गिवन होगा और मान लो कोई भी हमें मास से रिलेटेड कैलकुलेशन करा ली जाएगी, मतलब सिंपल वेट देके वेट ही कैलकुलेट कराया जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसे सॉल्व करने का ना वही सेम तरीका, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ कि सपोज करो मैंने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, और मैं आपसे कहता कि भाई यहाँ से अमोनिया बन गया, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन ये मैं करा रहा हूँ, उससे पहले क्वेश्चन इसका लिख दूं। बहुत छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन बस ये है कि फाइंड मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस required for the production of 20 mole ammonia by Haber's process। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इवन आपने सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन समझ गए ना।
एक आंसर भी आ गया मेरे पास में भाई 30 मोल। नहायत ही आसान क्वेश्चन है 30 मोल। हाँ भाई, क्या लोग सभी लोग सहमत है 30 मोल से? देखो हम सभी जानते हैं हैवर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 2NH3 है। मुझे मालूम है भाई, इस रिएक्शन को देख के मैं ये बात खूब लिख सकता हूँ कि भाई जब इसका 1 मोल ऐड करेगा तब इसका 3 मोल ऐड करेगा और अमोनिया का 2 मोल बनेगा। भाई उसने कहा कि अमोनिया का 20 मोल बनवाना है हमें, तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि भाई मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल। मुझे हाइड्रोजन का मोल कैलकुलेट करना है भाई। अमोनिया का मोल उसने खुद बता दिया कि भाई 20 मोल बन रहा है। तो मैंने कहा मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मैं बिल्कुल कह दूंगा यहाँ से कि भाई जो भी हमारे पास में मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 30। तो इस टाइप का एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी रिसेंटली आप लोगों से पूछा गया है, आई थिंक 17 या 18 के पेपर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। मैंने कहा इस बार देखो हमें सारी चीजें वेट से रिलेटेड है। जैसे मान लो ये रिएक्शन दिए, हम सभी मोल के टर्म्स में लिखना जानते हैं कि भाई जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तब इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा और इसका 2 मोल फॉर्म होगा। मैंने कहा हैवर्स प्रोसेस तो पढ़ी है ना आप लोगों ने, खूब पढ़ी होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस प्रोसेस अगर कोई है तो हैवर्स प्रोसेस है ना। इसका मतलब इससे ज्यादा फेमस तो आप जानते हो कोई प्रोसेस नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारे पास में नो डाउट मोल के टर्म्स में हम लिखना जानते ही थे। अब अगर मान लो मैं आपसे कहता कि वेट के टर्म्स में लिख दे, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई वेट के टर्म्स में लिखना। भाई 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, तो सभी जानते हैं भाई 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 6 ग्राम। 2 मोल अमोनिया का वेट कितना होगा, 34 ग्राम। तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई इन टर्म्स ऑफ वेट अगर मैं इस बात को पढ़ता तो मैं कह देता कि भाई जब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तब 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और वहां से 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई ये हमारे पास में बैलेंसिंग मोल को देख के लिखी हुई कहानी थी, सिमिलरली मैं आपसे कह सकता हूं कि ये मेरे लिए क्या होगा, बैलेंसिंग वेट को देख के लिखी हुई कहानी है। ठीक है, मतलब ये मैंने बैलेंसिंग वेट कह दिया अपनी तरफ से। अब फिर सबसे पहले वही काम होगा कि मुझे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे कह दिया जाएगा कि भाई मैंने इसका इतना अमाउंट ले लिया है, इसका इतना अमाउंट ले लिया, बताओ किसका कितना बनेगा, किसका कितना बचेगा, मतलब ये कैलकुलेशन मुझसे कराई जाएगी। तो मैंने कहा तरीका बिल्कुल पुराना वाला फॉलो करना है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। लिमिटिंग कौन है वो जानने का तरीका सिंपल है। मैंने कहा जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, गिवन मोल अपॉन बैलेंसिंग मोल। वैसे हम डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ वेट नोट कर देंगे और हम कह देंगे भाई गिवन वेट अपॉन बैलेंसिंग वेट। ये हमारे लिए सबसे छोटा नंबर आएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और मैंने कहा जो कहानी मैंने मोल के लिए लिखी थी, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई अगर एक रिएक्शन इस टाइप का है AABB तो CC+DD, तो मैंने कहा मैं इसे वेट के लिए भी वही लिखूंगा कि वेट ऑफ केमिकल स्पीसीज ए रिएक्टेड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ, ठीक है, बी रिएक्टेड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सी फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल एंड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ डी फॉर्म्ड अपॉन बैलेंसिंग मोल। मैं बिल्कुल ऐसे वही काम फिर से कर दूंगा। और वो शर्त अभी भी हमें माननी पड़ेगी कि जो कैलकुलेशन होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही होगी, दूसरे एक्सेस वाले से कभी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो आप? तो मैं फिर आगे क्वेश्चंस करा देता हूँ। मेरे साथ इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं जो मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊं बैठ के। हाँ भाई बोलो, क्या ये बात समझ रहे हो कि भाई बैलेंसिंग वेट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे और बाद में हम किस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए ये कहानी पूरी कर सकते हैं। ओके चलिए, अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन लेते हैं इस बात पे। भाई मैं पहले इसी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, N2 + 3H2 to 2NH3। मान लो मैं आपसे कहता कि भाई मैंने अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो 56 ग्राम ले रखा है और जो हाइड्रोजन है वो 80 ग्राम ले रखा है, 18 ग्राम ले रखा है। तो मुझे आपको जो बताना है वो ये बताना है कि भाई सबसे पहले पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है,
दूसरा आपको पहचानना है कि भाई एक्सिस में कौन है। अगर आपको ये पता चल गया कि तो बताओ कि भाई वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा मेरे पास में। मैंने कहा अगर ये पता चल जाएगा तो जो भी हमारे पास स्पीसीज बची है उसका कितना वेट बचा होगा ये भी बता दो। ये सभी कैलकुलेट कर ले, हमें क्या पता एग्जामिनर के मन में क्या हो उस टाइम पे, क्या पूछा जाए हमसे। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए डेटा मैंने ऐसे दिए जो आराम से कैंसिल हो सकते हैं। बाकी तो एग्जामिनर का मन है वो कैसे भी डेटा दे दे आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, चेक कर लेंगे, जैसा आप कहोगे वैसी बात मानी जाएगी आपकी। अमोनिया 68 ग्राम बनेगा, देख लेते हैं। अमोनिया 68 ग्राम बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। हाँ भाई बाकी और लोग भी देखें, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन नो डाउट एक्सेस में हो जाएगा। अमोनिया 68 ग्राम बनेगा, हाइड्रोजन कुछ बचेगा, तो मैंने कहा हाइड्रोजन जितना बचेगा वो मुझे बता दो आप कितना बचेगा। हाइड्रोजन 6 ग्राम बचेगा, ठीक है, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा हम एक काम कर सकते हैं, हमने वेट के टर्म्स में ये बात समझी कि भाई जब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। मैंने कहा ये बात हमने वेट के टर्म्स में लिखी थी, ऐसी बात है क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो गिवन वेट है मेरे लिए। तो मैंने कहा अगर मैं लिमिटिंग रीजन निकालूंगा तो गिवन वेट को बैलेंसिंग वेट से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 56/28, मतलब ये 2 आ जाएगा मेरे लिए, ये 18/3 तो 3 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि भाई इस रेशियो में जो छोटा वही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मुझे पता चल गया कि भाई नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो नो डाउट हाइड्रोजन बच गया, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 68 और 6 ग्राम, ठीक है भाई। अब बात आती है अमोनिया के बनने की, तो हमने कहा लिमिटिंग से पता कर लेंगे, तो हम ये बात जरूर लिख सकते हैं भाई जो वेट के टर्म्स में मैंने कहा मैं अगर डायरेक्टली नोट कर दूं तो वेट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड अपॉन इट्स बैलेंसिंग वेट, इसका बैलेंसिंग वेट कितना है 28 ग्राम है। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड अपॉन इट्स बैलेंसिंग वेट जो कि 6 ग्राम है। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग वेट जो कि 34 ग्राम है। नाइट्रोजन लिमिटिंग है इसलिए मैं नाइट्रोजन और अमोनिया को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने कहा मैं नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो उसका वेट हमने कितना ले रखा है 56 ग्राम अपॉन 28, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ अमोनिया अपॉन 34। भाई ये बात सभी जान रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से ये पता कर लूं कि अमोनिया कितना बनेगा तो हम बिल्कुल कह पाएंगे भाई 68 ग्राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं इस बात से कि अमोनिया 68 ग्राम बनेगा। बच रहा है हाइड्रोजन, तो चलो हाइड्रोजन के लिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये बात सभी समझ रहे हैं कि वेट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड अपॉन 28, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड अपॉन 6। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो 56/28, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 6। मैंने कहा मैं अगर इसे सॉल्व कर दूं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेगा, भाई इस तरीके से जो रिएक्ट करता है वो पता चलता है, वो 12 ग्राम करेगा। तो उसने कहा बच कितना जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है 18 ग्राम था जिसमें से 12 ग्राम तो रिएक्ट कर गया, तो मेरे पास में बच कितना जाएगा 6 ग्राम। बस कहानी खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करूं, 10 ग्राम हाइड्रोजन and 10 gram oxygen are exploded
in a vessel, then find amount of water formed। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और वही है जैसा आप चाहते हो, तो फटाफट से बता दिया जाए मुझे। भाई रिएक्शन सभी लिख लोगे, ऐसा आप में से कोई नहीं है जो रिएक्शन नोट नहीं कर पाएगा। फोर्टी 45/4 ग्राम। ठीक है, चेक कर लेते हैं, जैसा आप कहोगे वैसी बात आपकी मानी जाएगी। ठीक है ना, रिएक्शन सभी जानते हैं भाई, यही रखी जाएगी। अच्छा देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हो, ठीक, मतलब कि मान लो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, रिएक्शन आप किसी भी तरीके से बैलेंस करो, आंसर नहीं बदलते हैं। ठीक है ना भाई, ये तो प्रैक्टिकल होने वाली कोई रिएक्शन है ना, और आपके बैलेंसिंग से अगर आंसर बदल गए तो फिर हर इंसान के हिसाब से आंसर अलग अलग आएगा, हर इंसान के हिसाब से पानी अलग अलग बनेगा। ऐसा थोड़े होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रिएक्शन को लेके आप सॉल्व करोगे आपको आंसर हमेशा एक ही दिखेगा। तो मैंने कहा अगर मैं मोल के रेस्पेक्ट में चेक करूं तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है तब हाफ मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है, और यहाँ से 1 मोल वाटर का फॉर्म होता है। मैंने कहा मैं अगर वेट नोट करता तो आप जानते हैं भाई 1 मोल हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम है, हाफ मोल ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है, और H2O का वेट कितना है 18 ग्राम है। मुझे भाई दे कितना रखा था, मैंने कहा जो गिवन वेट है मेरे पास में वो हाइड्रोजन भी 10 ग्राम दिया था और ऑक्सीजन भी 10 ग्राम दिया था, और मुझसे कहा गया कि बताओ भाई कितना हमारे पास में H2O बनेगा। तो अब आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बता सकते हो। ये मैंने कहा सबसे पहले लिमिटिंग रीजन पता कर लेंगे। तो अगर हम लिमिटिंग रीजन देखेंगे तो ये आ जाएगा गिवन वेट अपॉन बैलेंसिंग वेट, तो अब 10/25 आ गया, गिवन वेट अपॉन बैलेंसिंग वेट। तो आप सभी जानते हैं भाई यहाँ से ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। बाकी आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में, ठीक है ना, एक्सिस में अगर बात की जाती तो हाइड्रोजन, ये भी हम बता देते। अब ऑक्सीजन से ही कैलकुलेशन कर देंगे। तो मैंने कहा जो भी वेट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड है अपॉन इट्स बैलेंसिंग वेट जो कि 16 है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड अपॉन इट्स बैलेंसिंग वेट जो कि 18 है। ऑक्सीजन का वेट हमने लिया कितना था 10 ग्राम, तो 10/16 इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O अपॉन 18। यहाँ तक हम जा सकते हैं भाई। तो मैंने कहा ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, वेट ऑफ H2O इज 10 इंटू 18 मतलब 180/16। वो आपका मन है, आप जैसे ही वो उसे सॉल्व करना चाहें। मैंने कहा आप उसे ठीक है फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो 45/4 आ जाएगा, या उसे और फर्दर सॉल्व कर दो तो 11.25 आ जाएगा। मतलब वो आपका मन है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व करो। मेरा काम था यहाँ तक आपको पहुंचा देना, और इसके आगे आपकी मैथमेटिक्स से आप जैसे चाहो वैसे लगाओ। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट के टर्म्स में भी हमें यही काम करना है। चलो फटाफट से क्वेश्चन मुझे और बता दो, फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.56 ग्राम ऑक्सीजन are reacted in a vessel, then find। मेरा पहला क्वेश्चन वही है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये बताओ, एक्सिस कौन है ये बताओ। जाहिर सी बात है इनसे MgO बनेगा, तो वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फॉर्म्ड कितना है जल्दी से ये बताओ, और अगर कोई एक एक्सिस है तो उसका बचेगा।
वेट ऑफ, ठीक है, एक्सेस स्पीसीज लेफ्ट कितना है ये पता। आई थिंक रिएक्शन सभी लोग लिख ही लोगे, रिएक्शन लिखने में तो किसी को कोई एतराज होगा ही नहीं। ये मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रेड कराते हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। आप लोगों से पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम हो गया, आई थिंक 10-11 के आसपास शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। हाँ भाई, लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग कौन है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम बच रहा है 0.16 ग्राम, देख लेते हैं अभी। तरीका तो वही सिंपल है जो हमने पुराना पढ़ रखा है, कोई नया तरीका तो हमारे पास है नहीं। क्यों भाई, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम की भी कमी है। देखो मुझे मालूम है कि भाई इतना तो सभी जानते हैं कि अगर मैं मोल को देख के कहूंगा तो जब 1 मोल मैग्नीशियम का रिएक्ट करेगा तब हाफ मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा और 1 मोल MgO का बनेगा। मैं अगर वेट के टर्म्स में लिखता तो नो डाउट कह देता भाई 1 मोल मैग्नीशियम का वेट कितना है 24 ग्राम, हाफ मोल ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम, और मैंने कहा अगर हम MgO की वेट की बात करेंगे तो 40 ग्राम, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो मुझे गिवन वेट कितना है हमारे पास में, तो आपको मालूम है गिवन वेट मैग्नीशियम का 1 ग्राम है और ऑक्सीजन का 0.56 ग्राम है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया जाए। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन बैलेंसिंग वेट, और ये आ जाए गिवन वेट अपॉन बैलेंसिंग वेट। बस ये हम पता कर लेंगे भाई इनमें से हमारे लिए कौन सी वैल्यू छोटी है। तो मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाई 24, ये आएगा 0.041, ठीक है ना, एंड इट इज 0.56 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा हमारे पास में 0.035। तो ये तो पता चल गया कि भाई हमारे लिए ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया और एक्सेस में हो गया मैग्नीशियम। अब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो ऑक्सीजन से करेंगे, तो चलो ऑक्सीजन से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड अपॉन, भाई ओवरऑल तो मैं लिख ही सकता हूँ, ठीक है ना। ओवरऑल मैंने कहा अगर मैं नोट करूंगा, अच्छा ऐसा भी है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल कहानी होगी कि वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन इट्स बैलेंसिंग वेट, this is equal to weight of oxygen reacted upon its balancing weight, this is equal to weight of MgO formed upon its balancing weight। चलो हम चेक कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जा रहे हो तुम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का वेट कितना है हमारे पास में 0.56 ग्राम है, अपॉन बैलेंसिंग वेट जो कि 16 है, ये MgO का कितना बनेगा ये हमें पता करना था, अपॉन 40। मैंने कहा मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि MgO का कितना बनेगा। बोलो भाई, इसे सॉल्व कर लेंगे, किसी को शायद इसमें तो दिक्कत नहीं है। 0.56 इंटू डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाएगा आपके पास में 1.4 ग्राम। तो ये पता चल गया कि भाई इसका 1.4 ग्राम मेरे पास में बनेगा। अगला मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि भाई हमारे पास मैग्नीशियम बचा तो कितना, तो चलो एक बार मैग्नीशियम वाली कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 24, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 16। तो मैग्नीशियम का कितना रिएक्ट करेगा ये पता कर लूंगा मैं यहाँ से, ऑक्सीजन का मैंने 0.56 ले रखा है अपॉन 16। तो मैंने कहा अगर मैं वेट ऑफ मैग्नीशियम की बात करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.84 ग्राम। भाई आप कह सकते हो हमने 1 ग्राम लिया था, उसमें से 0.84 ग्राम रिएक्ट कर गया, तो मेरे पास में बच कितना जाएगा 0.16 ग्राम। क्या मैं सही हूं भाई, क्यों, आप देख लो, यही काम करना होगा आपको। तो जब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो दो बातें पूछी थी इस क्वेश्चन में, कि एक तो ये पूछा था कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, और दूसरा ये पूछा था कि जो एक्सेस स्पीसीज है वो बचेगा तो उसका कितना अमाउंट बचेगा, यह हमसे और पूछा गया था।
ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आप एक बार यहाँ तक की कहानी को देखिए, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे।